गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम लोगों ने उसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया था। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके की केसिंग यूज की जाती है, कितने तरीके के इम्पेलर यूज किए जाते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग अपने सेशन को कहा उसकी वर्किंग से स्टार्ट करने वाले थे। क्या कि किस तरीके से बेसिकली वर्किंग करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसके क्या देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारा पावर प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी, कौन कौन से हेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये भी हम लोगों का क्या है, एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है एक तरीके का, जो आप अपने क्या है टुल्लू में यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप का हम लोग वो क्या है, सिंपल टाइप का हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक, बेसिक इससे वर्किंग आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारी सबसे पहली क्या है, केसिंग है। ठीक, केसिंग है। केसिंग का मेन फंक्शन क्या मैंने बता रखा है, कभी उसमें जो हम लोग बेसिकली केसिंग यूज होती है वो कैसी होती है, वॉल्यूट शेप की होती है। कैसी होती है, स्पाइरल केसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से इन लोगों ने क्या किया है, इसको सर्कुलर बना रखा है। लेकिन कैसा होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेप होता है। कैसा होता है हम लोगों का, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेप होता है। ठीक है, किसी केसिंग का भी मैंने फंक्शन बताया था, ना तो स्पीड को डिक्रीज करती है ना स्पीड को इंक्रीज करती है। केसिंग का काम होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो ये शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट, ठीक, जिसपे हमारा क्या ये वेन्स माउंट होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं इम्पेलर। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्पेलर। ये शाफ्ट जिसपे हमारी वेन्स माउंट होती हैं, जो रोटेट करती है, इसे हम कहते हैं क्या है, हमारी ये इम्पेलर। क्या है, इम्पेलर। ठीक है, और ये जो आपको शाफ्ट दिखाई देती है, ये शाफ्ट जो बीचों बीच आती है, इसे हम कहते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। क्लियर हो पा रहा है। तो केसिंग के बाद इम्पेलर, और ये बीच में जो शाफ्ट होती है इसे हम कहते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। ठीक, वाटर इंटर करता है हमारा कहां से, इस तरीके से क्लोज होता है। ठीक, पूरी तरीके से क्लोज किया जाता है। वाटर इंटर करता है इसके इंटरनल सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे रेडियल सेक्शन पे आई ऑफ द इम्पेलर पे वाटर इंटर करता है। ठीक, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होता है, इस वाटर को रेडियली डायरेक्शन में क्या किया जाता है, बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होता है, जो कि हमारी इस वॉल्व के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है किसी हेड पे। क्लियर। ठीक है, बस अंतर क्या होता है, जो हम लोगों का बेसिक, जो हम लोग एक्चुअल हाई इफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हैं, उसमें बस अंतर होता है ब्लेड्स का। ये वेन्स कैसी होती हैं, झुकी हुई होती है। कैसी होती है, उसमें ये वेन्स काफी हद तक सीधी ना होकर स्ट्रेट नहीं होती। ये वेन्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, कुछ इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, झुकी हुई फॉर्म में होती हैं, ऐसी होती हैं ये वेन्स। ठीक है, और जो वर्किंग एज होती है, मैंने बताया था वर्किंग एज होती है, यदि हम लोग एक झुकी हुई वेन्स को कंसीडर करें तो जो वर्किंग, यदि टरबाइन का केस होता है, यदि झुकी हुई वेन होती है तो उसका वर्किंग सेंटर कौन सा होता है, इसका ये इनलेट वाला पार्ट। यदि टरबाइन है, ये वेन झुकी हुई है, तो क्या होगा, टरबाइन के केस में तो हमारा वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करता है और इसे रोटेट कराने का काम करता है। क्लियर। पर वही बात करते हैं, यदि हमारा पंप का काम है तो ये झुकी हुई वेन का कौन सा हिस्सा काम करेगा, ये वाला आउटर वाला पार्ट हमारा क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर। यानी ओवरऑल किस तरीके से होता है हमारा, ये हमारी आई ऑफ द इम्पेलर हो गई। इसमें क्या होती हैं, ढेर सारी वेन्स माउंट होती हैं। क्लियर, इम्पेलर में। क्लियर। तो यदि टरबाइन का सेक्शन होता तो टरबाइन में ये वाली इनर फेस काम करती है, लेकिन ये कौन से, यदि हमारा पंप का केस है तो ये हमारा आउटर सेक्शन वाला पार्ट में वाटर वर्क करता है। क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होती है ये केसिंग। क्या होती है, ये एक केसिंग होती है जिसका एरिया कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ एरिया होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने उस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस वजह से यदि इम्पेलर से डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे में यहाँ पे सेंटर पे पूरे उसमें क्या है, लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे पूरे में लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे लिक्विड भरा होता है तो मैंने कहा था कि यदि सेंट्रीफ्यूगल हेड डायरेक्टली जनरेट करेगा तो पूरी स्पीड से क्या करेगा, हमारी केसिंग में वाटर को जाके टकराएगा। और यदि आपने किसी उसमें एक गिलास वाटर लेकर डायरेक्ट किसी वाल पे मारा तो क्या होगा, बहुत तेज स्प्लैशिंग जनरेट होगी। ठीक, शॉक्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, एडीज फॉर्म हो जाएंगी। तो वहां पे क्या होगा, जो ये हमारी वेलोसिटी जिसकी वजह से ये रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से
वाटर को इसने सेंट्रीफ्यूगल हेड दिया था, ये क्या हो जाएगा, केसिंग से टकरा करके इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या कर जाएगी, लूज कर जाएगी, ठीक है, उसे बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने दो तरीके के हम लोगों ने केसिंग में मॉडिफिकेशन देखे थे। एक क्या देखा था कि हमारे उसमें एक केस था कि हमने वॉर्टेक्स चेंबर का यूज किया था। क्या लगा दिया था यहाँ पे, वॉर्टेक्स चेंबर का यूज किया था। वॉर्टेक्स चेंबर क्या कर रहा था, एक तरीके का, इससे जो वाटर यहाँ से डायरेक्टली जा रहा था उसको क्या कर देता था, रोटेशन प्रोवाइड कर देता था। क्या होता था, इसमें भी वेन्स होती थी, ये वेन्स क्या करती थी, अब इस वाटर को रोटेशन प्रोवाइड कर देती थी, यानी वाटर सर्कुलेट करना शुरू कर देता था, ठीक। और जब कभी मैंने बताया था कि यदि हम लोग किसी बेसिन, ठीक है, जिसमें आप लोग बर्तन धुलते हैं, उसमें मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए ये बीच में सेंटर पे होल है और इसको पूरी फुली तरीके से वाटर से भर दिया जाए और उसमें यदि आपने देखा होगा तो ये जब वाटर इसके अराउंड क्या इंटर कर रहा होता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक तरीके का फ्री वॉर्टेक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट हो जाता है, एक तरीके का फ्री वॉर्टेक्स जनरेट होता है। और ये फ्री वॉर्टेक्स की कंडीशन क्या थी कि इसमें जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, इस रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी जितनी दूर हम जाते जाएंगे, यानी आर जितना बढ़ता जाएगा वेलोसिटी उतनी ही गिरती जाती है, ठीक है। और आर जितना आप सेंटर के पास रहेंगे, आर जितनी डिक्रीज होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी ये जो गोल गोल घूमने वाला वाटर होता है किसी के बेसिन में जो भरा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यदि ये रोटेशन होता है तो जिस सेंटर यानी होल के पास होता है वहां पे स्पीड तेज होती है और जहां पे बाहर की ओर देखते हैं तो स्पीड कैसी होती है, धीमी होती है। यानी ये वॉर्टेक्स चेंबर क्या करेगा, एक तरीके का फ्री वॉर्टेक्स जनरेट कर देगा। क्या करता है, फ्री वॉर्टेक्स जनरेट करता है, यानी इस फ्लूइड को रोटेशन प्रोवाइड कर देता है। और ये रोटेशन यदि फ्लूइड को प्रोवाइड कर दिया था आपने तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। तो इससे हमें क्या हो गया था कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी में रिडक्शन हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। एक ये हम लोगों ने बात की थी। दूसरी हम लोगों ने बात की थी कि भाई ऐसा ना किया जाए, यदि वॉर्टेक्स चेंबर नहीं यूज करना है तो आप क्या कर सकते थे, हम लोग कर सकते हैं कि गाइड वेंस लगा दें। क्या लगा दें, गाइड वेंस लगा दें, ठीक। यदि गाइड वेंस लगाई थी तो गाइड वेंस का क्या फंक्शन था, गाइड वेंस भी कुछ ऐसा ही काम कर रही थी। उनमें कुछ इस तरीके की वेंस यूज की गई थी, ठीक है, कुछ ऐसे शेप की वेंस यूज की गई थी कि जो ये क्या हो रहा था, ये गाइड वेंस क्या कर रही थी, फ्लो एरिया को क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही थी। क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही थी, ठीक। यदि हमारा फ्लो एरिया इंक्रीज करेगा, यहां से जैसे ही गाइड वेंस पे वाटर जाएगा तो इनका ये क्या कर रही थी, फ्लो एरिया इंक्रीज कर रही थी, यानी क्या कर रही थी, वेलोसिटी को ये भी डिक्रीज करने का काम कर रही थी। और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में जनरेट हो रही थी। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। टाइप्स ऑफ इंपेलर भी देखे थे कि ओपन में क्या होता है कि केवल दोनों तरफ से हम लोगों को क्या करते हैं, प्लेट हटा देते हैं, जबकि क्लोज में क्या था, दोनों तरफ हमारी प्लेट माउंट की जाती है, क्राउन और बेस प्लेट, ठीक। तो बस केवल अंतर ये था कि हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग ये ओपन की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना गंदा वाटर भी यानी सीवेज या इम्प्योरिटी वाला वाटर भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या करा पा रहे थे, फ्लो करा पा रहे थे, यानी लोअर हेड से हाई हेड पे भेज पा रहे थे। क्लियर, इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट में बात कर ली, लास्ट लेक्चर में, ठीक। अब यदि बात कर लीजिए, ये मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक, बेसिक केसिंग होगी, इंपेलर होगा, ठीक, एक हमारी यहाँ पे क्या थी, हमारी सक्शन पाइप होगी जिसमें नीचे क्या होगा, एक स्ट्रेनर लगा होगा जो गंदगी को आने से रोकेगा, ठीक। और यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वॉल्व लगा होगा, नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक, जो वाटर आ जाएगा उसको बाहर नहीं जाने देने का। और ये क्या है, ये मेरी डिलीवरी पाइप है, ठीक है, ये क्या है, मेरी डिलीवरी पाइप है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्किंग की। किसकी बात करते हैं, वर्किंग की। तो यदि वर्किंग करनी है, यानी आपका पंप किस तरीके से वर्क करेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है इसमें कि जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करने वाले हैं तो आप प्रीमिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्रीमिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्रीमिंग। प्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा यहां पे मान लीजिए डिलीवरी वॉल्व है, क्या है, डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व है, ठीक। तो प्रीमिंग का मतलब होता है फिल
वाटर, फिल वाटर, क्या करना, वाटर फिल करना है कहां से, फ्रॉम इनलेट ऑफ सक्शन पाइप, फ्रॉम इनलेट ऑफ सक्शन पाइप, इनलेट ऑफ सक्शन पाइप, इनलेट ऑफ सक्शन पाइप, यानी यहां से लेकर के टू डिलीवरी वॉल, टू डिलीवरी वॉल ऑफ डिलीवरी पाइप, ऑफ डिलीवरी पाइप, ऑफ डिलीवरी पाइप। यानी क्या कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं कि हमारा यदि आपको पंप को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जो काम करना है कि इस पूरे हिस्से में आपके केसिंग हो, इम्पेलर हो, ठीक, केसिंग, इम्पेलर और ये सारा हिस्सा डिलीवरी वॉल्व का तक, या और ये डिलीवरी वाल्व कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड फॉर्म में है। कैसा है डिलीवरी वाल्व, अभी बंद कर रखा है, तो यहां तक पूरे में आपको क्या कर देना है, इसको पूरे से वाटर से भर देना है। प्रीमिंग का मतलब क्या है कि कंप्लीटली फिल्ड वाटर फ्रॉम द इनलेट ऑफ द सक्शन पाइप टू डिलीवरी वाल्व, यानी पूरी तरीके से हमारे डिलीवरी वाल्व के तक जितना भी पोर्शन है उसको पूरी तरीके से क्या कर देना है, वाटर से भर देना। क्या कहलाएगा, प्रीमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीमिंग कहलाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इसको भर क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं इनमें जो प्रेशर हेड जनरेट होता है, प्रेशर हेड जनरेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। जो प्रेशर हेड जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। एंड इफ एनी एयर पैकेट लेफ्ट, इफ एनी पैकेट लेफ्ट, यदि मान लीजिए आपने इसको कंप्लीटली फिल नहीं किया और इसमें कहीं पे भी एयर बबल रह गया है, किसी भी तरीके का एयर पैकेट छूट गया, तो उस जगह पे देखिए तो वहां पे जो प्रेशर हेड जनरेट होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी। और एयर डेंसिटी की यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये जो प्रेशर हेड होगा ये कैसा हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा बिल्कुल लो। कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर हेड लो होगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डिलीवरी पाइप। तुरंत क्या हो जाएगा, डिलीवरी पाइप में किसी भी तरीके का आपको क्या नहीं मिलने वाला, फ्लूइड नहीं मिलने वाला, यानी कि आपका फ्लो क्या हो जाएगा, तुरंत इंटरप्ट कर जाएगा। ठीक, तो सबसे बेसिक जो फंक्शन है, आपको सबसे पहले यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको परफॉर्म करनी होती है प्रीमिंग। ठीक है, क्या करनी होती है, प्रीमिंग परफॉर्म करनी होती है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो सिंपली रोटेशन पे काम कर रहे हैं, और यदि रोटेशन पे काम कर रहे हैं तो उनमें जो प्रेशर हेड जनरेट होगा वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्लूइड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर हेड जनरेट करेंगे। ठीक, और यदि एयर रह गई है वहां पे तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड लो, और यदि प्रेशर हेड लो तो फ्लो का सेपरेशन अगर कर जाएगा, यानी आपको फ्लो की सप्लाई नहीं मिलेगी। क्लियर, इसलिए आपको क्या करनी होती है, प्रीमिंग करनी होती है। क्लियर। अब यदि बात करें प्रीमिंग की डिवाइसेस कौन कौन सी है, यहीं पे बात कर लेते हैं किस किस तरीके से प्रीमिंग की जाती है। तो प्रीमिंग डिवाइसेस की बात करें तो यदि आपके पास स्मॉल पंप है तो आप क्या करते हैं, मैन्युअली ये काम कर सकते हैं। क्या करते हैं आप, यदि आपके पास स्मॉल पंप है तो आप ये काम मैन्युअली करते हैं। यदि आप लोगों ने खेतों में कभी भी जो डीजल इंजन रखा होता है जिससे आप वाटर लगाते हैं, तो यदि स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, आप उसके जो आपका डिलीवरी पाइप होता है उसके वहां से क्या करते हैं, उसे ओपन करके वहां पहले वाटर भरते हैं। ठीक, तो क्या कर रहे होते हैं वहां पे मैन्युअली आप स्मॉल पंप में क्या कर रहे होते हैं, प्रीमिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर, क्या कर रहे होते हैं, एक सिंपली फनल लगी होती है, उस फनल से आप वाटर डाल करके प्रीमिंग को परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहीं यदि लार्ज पंप हैं, कैसे हैं, लार्ज पंप हैं, तो आप कैसे भर पाएंगे भाई, यदि लार्ज पंप हैं तो फिर कैसे भरेंगे, तो आप यहां पे क्या कर देते हैं, इसके मान लीजिए ये लार्ज पंप है तो यहां पे आप लगा दीजिए एक एयर पंप, यहां पे कहीं पे
आप एक एयर पंप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एयर पंप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक एयर पंप लगा देते हैं। अब यदि एयर पंप लगाएंगे तो ये एयर पंप क्या करेगा? इस एयर को यहां से सक करेगा। एयर को क्या कर लेगा? सक करेगा। जैसे ही एयर को सक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही एयर को सक करेगा, एयर यहाँ से खाली होने शुरू करेगी। इस खाली एयर को भरने के लिए यहाँ से लिक्विड क्या होगा? इसको वापस ऊपर आता जाएगा और क्या करेगा? इसको कंप्लीटली फिल कर देगा। ठीक, तो लार्ज पंप में आप मैन्युअली उसको नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा। आप मैन्युअली उसको कितनी बार भरेंगे? ठीक, तो आपको क्या कर देते हैं, आप उसके डिलीवरी पाइप में कहीं पे क्या कर देते हैं? एक तरीके का एयर पंप एम्प्लॉय कर देते हैं। और एयर पंप क्या करता है? इस पूरी एयर को सक करके बाहर निकाल रहा होता है। जब एयर बाहर निकलेगी तो निश्चित तौर पे एक तरीके का यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को क्रिएशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे मेरे पूरी जगह पे फ्लूइड आकर के भर जाएगा और इसकी ट्रिमिंग हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। फिर वहीं पे कुछ जो होते हैं उनमें क्या कहते हैं? उनको ऐसे भी पंप होते हैं जो सेल्फ प्रीमिंग पंप होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ प्रीमिंग पंप। इनमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि ये ऑटोमेटिकली प्रिम कर सकते हैं अपने आप को। क्या करते हैं? इनमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि सक्शन पाइप में ये क्या कर देते हैं? अपने आप ही प्रीमिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ प्रीमिंग पंप का मतलब होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है इनमें। कैसा होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल अरेंजमेंट सो दैट it can automatic can be primed itself। अपने आप को क्या करते हैं? ये अपने आप को ऑटोमेटिकली प्रिम्ड करके रखते हैं। मतलब क्या होता है इसका? कि मतलब ये है कि जब कभी भी आप पंप को ऑफ करते हैं, ये सेल्फ प्रिम्ड पंप कैसे होते हैं? जब आपको पंप ऑफ करते हैं तो इनसे वाटर पूरी तरीके से यहां नहीं जाता। यानी जैसे ही आपने पंप को ऑफ किया तो ये नॉन रिटर्न वाल्व क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा तुरंत। जैसे ही आपने पंप ऑफ किया तुरंत ये नॉन रिटर्न वाल्व क्या हो जाएगा? ये भी बंद हो जाएगा। और जैसे ही नॉन रिटर्न वाल्व बंद हो जाएगा तो नीचे की ओर सप्लाई रोक देगा। ठीक है। और यहां तक की सप्लाई को ये क्या करते हैं? यहां तक जो वाटर होता है इसको यहीं पे ही अंदर कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये सेल्फ प्रिम्ड होते हैं कि अपने आप ही वाटर सप्लाई को इतना अपने अंदर मेंटेन कर लेते हैं कि क्या हो जाता है? इनमें लिक्विड ऑटोमेटिकली फिल बना रहता है। क्लियर? ठीक है। तो वर्किंग में सबसे बेसिक स्टेप क्या है? प्रिमिंग। ठीक, प्रिमिंग क्लियर है। सिंपली क्या करना है? वाटर को भरना है, एयर को रिमूव करना है पूरी तरीके से। यदि एक भी एयर बचेगी तो आपकी फ्लो सप्लाई को इंटरप्ट कर सकती है। प्रिमिंग डिवाइसेस में स्मॉल पंप में मैनुअली कर सकते हैं, लार्ज पंप में एयर पंप का यूज कर सकते हैं। और जो सेल्फ प्रिमिंग पंप होते हैं उनमें स्पेशल अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि नॉन रिटर्न वाल्व क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। और जो वाटर होता है इसको फ्लो को बाहर नहीं जाने देता। यानी यहाँ तक की केसिंग हर समय उनकी क्या हो जाती है? भरी रहती है। क्लियर? ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास? प्रीमिंग था। प्रीमिंग हम लोगों ने देख ली कैसे क्या करना होता है। जैसे ही प्रीमिंग कर लिया आपने, यानी पूरे इसको पूरी तरीके से भर रखा है, अब भी आप डिलीवरी वाल्व को क्या रखने वाले हैं? क्लोज। अभी भी आप डिलीवरी वाल्व को ओपन नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि आप क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? स्टार्ट दी पंप। जैसे ही प्रीमिंग हो गई तो स्टार्ट दी पंप। अब यदि बात करते हैं स्टार्ट दी पंप, ठीक, बट डिलीवरी वाल्व रिमेन्स क्लोज। बट डिलीवरी वाल्व रिमेन्स क्लोज। अभी भी आप क्या करने वाले हैं? डिलीवरी वाल्व को अभी भी बंद रखने वाले हैं। क्यों? इसके लिए ये क्यों किया हमने? डिलीवरी वाल्व को क्यों क्लोज रखा है? क्यों? क्योंकि यदि डिलीवरी वाल्व क्लोज होता है तो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। क्या? किस लिए? कि आपकी मशीन को जो स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है, यदि आपने डिलीवरी वाल्व को बंद कर रखा है, जो स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। यानी ये किस में रिजल्ट करता है? यदि आपका डिलीवरी वाल्व बंद है और आपने पंप को स्टार्ट किया है प्रीमिंग के बाद, तो ये क्या करता है? जो पंप को स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है स्टार्टिंग में, उसको क्या करता है? कम करने का काम करता है। क्लियर?
ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, तीसरा हिस्सा, फिर क्या करने वाले हैं, निश्चित तौर पे अब ये रोटेशन आपने क्या कर दिया, स्टार्ट द पंप, तो स्टार्ट द पंप जैसे ही करेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेशन ऑफ इंपेलर, रोटेशन ऑफ इंपेलर, रोटेशन ऑफ इंपेलर अकर, इंपेलर अकर एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होने वाला है, प्रेशर हेड जनरेटेड, क्या होने वाला है, प्रेशर हेड जनरेटेड, प्रेशर हेड जनरेटेड। अभी भी आपने डिलीवरी वाल्व को बंद रखना है, ठीक है। आपने क्या किया, पंप को स्टार्ट कर दिया, पंप को जैसे ही स्टार्ट करेंगे अब इंपेलर आपका रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। आपने पंप को स्टार्ट किया यानी इस शाफ्ट को यानी इंपेलर ऑफ आई को आपने रोटेशन प्रोवाइड किया, तो ये रोटेशन जब ये व्हील के हमारा इंपेलर किस पे माउंट है, इस आई ऑफ इंपेलर यानी इसी शाफ्ट पे ही तो माउंट है, तो इसने जैसे ही रोटेशन शुरू किया तो क्या होगा, पूरा फ्लूइड घूमना शुरू करेगा, और यदि पूरा फ्लूइड घूमना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पे वहां पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का जनरेशन होगा, और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या करने वाला है, प्रेशर को इंक्रीज करेगा यानी उसको बाहर की ओर पुश करेगा लिक्विड को, जब बाहर की ओर पुश करेगा तो क्या होगा, लिक्विड कंप्रेस होगा, एक तरीके का प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे ही आपने अब यहाँ पे जैसे प्रेशर जनरेट होना शुरू हुआ तो अब आप क्या करें, अब यहाँ पे नाउ you can open the delivery valve, open the delivery valve and get discharge। सिंपली क्या करिए, अब इसके बाद अपना डिलीवरी वाल्व खोलिए और डिस्चार्ज गेन कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यदि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रेशर जनरेशन है, ये प्रेशर हेड को किस तरीके से जनरेट करता है, तो सिंपली आर ओमेगा स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जितना ज्यादा आपका फोर्स होगा उतना ही ज्यादा तो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या जनरेट करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट करेगा, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होने वाली उतना ही ज्यादा आपका क्या होने वाला है, आपका हेड जनरेट होने वाला है, यानी आपकी ओमेगा ज्यादा होनी चाहिए। रेडियस तो क्या सिंपली आपकी इंपेलर की डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि आपको हेड ज्यादा करना है, हेड ज्यादा ऑब्टेन करना है तो निश्चित तौर पे आपको ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, और यदि ओमेगा बढ़ाना है इसका मतलब आपकी मशीन या सेंट्रीफ्यूगल हेड की क्या होनी चाहिए, आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप की आरपीएम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। वहीं यदि अभी हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात की थी, वहां पे मैक्सिमम स्पीड की क्या थी, लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ पे आपका पंप जितनी तेज चलेगा उतना ही ज्यादा आपको हेड जनरेट होने वाला है, जबकि वहां पे क्या होने वाला था, आपका पंप एक स्पेसिफिक स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते थे। क्यों, क्योंकि यदि ऐसा करते तो वहां पे कैविटेशन अकर कर सकता था, पर इस केस में ऐसा नहीं होता, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा हेड, क्लियर, ठीक है, क्लियर। ये अब जैसे ही आप डिस्चार्ज लेंगे, ठीक, अब जैसे ही ये लिक्विड यहां से शिफ्ट करेगा, जैसे ही आई ऑफ द इंपेलर से लिक्विड शिफ्ट करेगा, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाता है, तुरंत यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। यदि वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसको भरने के लिए तुरंत आपके सक्शन पाइप से वाटर कहां पे, यहां पे आपको फिर से सेंटर पे वाटर अवेलेबल कराता जाएगा, और ये आपको क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलता चला जाएगा, क्लियर। तो जैसे ही ये आपने रोटेशन स्टार्ट किया, लिक्विड जैसे ही पुश करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ऑफ इंपेलर के पास वैक्यूम क्रिएट होगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए तुरंत लिक्विड यहाँ से क्या होगा, आपकी सक्शन पाइप से यहाँ पे आता रहेगा और आपको कॉन्टिन्यूअस फ्लो डिस्चार्ज हेड पे मिलता रहेगा, क्लियर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो। अब बात करते हैं वर्क डन ऑन इंपेलर, क्लियर। तो हमें पता है कि ये सिंपली क्या है, मेरा कोई भी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल आपका पंप क्या है, ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन टरबाइन है, एक तरीके की क्या है, रिवर्स रिएक्शन टरबाइन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप सिंपली क्या मान सकते हैं, एक तरीके की रिवर्स रिएक्शन टरबाइन है। तो
तो यदि रिवर्स रिएक्शन टरबाइन है, तो यदि वर्क डन आपको आर्म इंपेलर चाहिए तो निश्चित तौर पे आपको रिएक्शन टरबाइन जैसा ही काम करना पड़ेगा। यानी रिएक्शन टरबाइन में क्या होती थी, हमारे पास एक बेन थी जिसके हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक सेंटर पे लिक्विड हम लोगों का इंटर कर रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिक्विड को इंटर कराया, ठीक, और दूसरे सेंटर पे हम लोग बाहर निकल रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन टरबाइन है, क्लियर। तो यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनलेट ट्रायंगल हम लोगों का कैसा बना हुआ था, यदि रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं तो इनलेट ट्रायंगल था हमारे पास। सिंपली याद करिए कि एक अल्फा एंगल हुआ करता था, एक ये थीटा होता था, ये किसी v वेलोसिटी से हम लोग माउंट करते थे और u वेलोसिटी से आगे बढ़ते थे, क्लियर। तो यहाँ पे किसी एक रिलेटिव वेलोसिटी से हमारी वेन पे ये इंटर करता था, ठीक, और इसका जो b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता था, ये क्या बनता था, bw बनता था, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनता था, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो बन जाता था, क्लियर, याद करिए, ठीक। वही चीज सिमिलर यहाँ पे होती थी कि यहाँ पे किसी रिलेटिव वेलोसिटी br से हमारा क्या होता था, बाहर आता था, ठीक है, आउटलेट ट्रायंगल पे। फिर इसके बाद क्या होता था, ये किसी br वेलोसिटी से जाता था, ठीक है, और ठीक है किसी फाई एंगल पे। फिर इसके बाद बात होती थी कि यहाँ पे क्या होता था, किसी ये बीटा एंगल पे हमें मिलता था, ठीक है, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हुआ करती थी, क्लियर, और ये हमारा u1 हुआ करता था, vr1 v1, और ये सिंपली क्या होता था, vw1 हुआ करता था, और ये हमारा vf1 हो जाता था, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट bw1 देता था और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vf1 देता था। इतनी चीजें आपको याद है, ठीक है। वही चीज हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी यूज करनी है, बस अंतर समझना है कि क्या क्या अंतर आते हैं। यहां पे जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो अल्फा 90 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, जो अल्फा है वो हमारा 90 डिग्री होता है, यानी फ्लो एट इनलेट कैसा होता है, रेडियली होता है। कैसा होता है, जनरली रेडियली होता है। कैसा होता है, ये जनरली रेडियली होता है। कैसा होता है, रेडियली होता है। यानी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो वाटर इंटर करेगा वो इंपेलर पे 90 डिग्री पे इंटर करता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v पे 90 डिग्री पे, यानी रेडियली डायरेक्शन में इंटर करेगा, ठीक। जैसे ही रेडियली डायरेक्शन में इंटर करेगा, अब आपका ये इनलेट डायग्राम क्या होने वाला है, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो चेक करिए, अल्फा को 90 डिग्री करिए। जैसे ही आपने अल्फा को 90 डिग्री किया, ठीक है, ये लीजिए आपका अल्फा 90 डिग्री हो गया। v बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट कंपोनेंट हो जाएगा। अब v कैसे होने वाला है, कैसा है, ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्लियर। v तुरंत स्ट्रेट हो जाएगा जैसे ही आपका अल्फा 90 डिग्री हुआ, यानी ये घूम के यहां पहुंच गया। अब v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको वेल प्रोवाइड करता था और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्रोवाइड करता था। चेक करिए, जैसे ही आपने v को 90 डिग्री पे रखा तो क्या v का अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, क्या आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं। चेक करिए, पूरा का पूरा v किस डायरेक्शन में कर दिया आपने, पूरा का पूरा v आपने कर दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में। और यदि पूरा का पूरा v वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री पे जा रहा है तो आपको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, vf में। यानी ये v यदि 90 डिग्री पे गया है, इसका मतलब ये vf में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। आपको वेलोसिटी ऑफ व्हील नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब u है तो u उसी तरीके से रख दीजिए, क्लियर। अब रिलेटिव वेलोसिटी थीटा किस एंगल पे, ये थीटा वेलोसिटी पे ये vr रख दीजिए, कोई दिक्कत क्या है, अल्फा 90 डिग्री है। आपने जैसे ही अल्फा को 90 डिग्री किया, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, vf ही तो था। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं, vw कैसा हो जाएगा, जीरो। जैसे ही vw जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा v क्या होने वाला, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, यानी v बराबर vf हो जाने वाला है। u आएगा अपनी जगह, थीटा एंगल ब्लेड एंगल पे आप किसी रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, क्लियर। कुछ ऐसा, ये आपका क्या है, इनलेट पे हो गया बात,
अब यहां पे आते हैं, एक आउटलेट पे क्या हुआ, आउटलेट पे ऑलवेज कंडीशन, ये क्या है, पंप है, क्या है, पंप। और यदि पंप है तो निश्चित तौर पे आउटलेट पे ये जो क्या है, यहां पे मान लीजिए इसको कुछ ऐसा, ठीक, यहां से ये मान लीजिए किसी सेंटर से बंधे हुए हैं, तो ये r डिस्टेंस पे होगी, और यहां से ही r, ये जो होगा कुछ मान लीजिए r1 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, r1 रेडियस, r रेडियस पे होगा। तो जैसे ही आप पंप की बात करते हैं, तो जब ये लिक्विड टकराएगा, चेक करिए, यहां पे इंपेलर है, इंपेलर सबसे पहले घूमेगा, ठीक, इंपेलर सबसे पहले घूमेगा, यानी यहां पे जो लिक्विड है, यहां पे सबसे पहले अंदर लिक्विड रोटेट होना शुरू होगा। तो साथ में हमें पता है v बराबर क्या होता है, आर उनका जो वेलोसिटी होने वाली है वो रेडियस डिपेंडेंट होने वाली है, यानी आपकी जो ब्लेड वेलोसिटी है u1 वो क्या होने वाली है, इंक्रीज करती चली जाती है, यानी इंक्रीज करने वाली है। तो u1 हमेशा कैसा होगा, vw1 से बड़ा हो जाता है। कौन सा केस अगर करना है, मैंने बात की थी जब भी u1 bw1 से ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे आपका बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री का केस बनेगा, ठीक है। मैंने ये बात आपको इंपैक्ट ऑफ जेट के एक न्यूमेरिकल में बताई थी कि यदि आपका u1 बड़ा हो जाए, bw1 के बराबर हो जाए, तो आपका बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला केस बनेगा, यानी हर बार आपका जनरली हर केस में आपका ट्रायंगल इस कंडीशन को फॉलो करने वाला है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में कैसे बनेगा, अब उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटलेट पे क्या होने वाला है, Br1 वेलोसिटी से आपका जेट निकलेगा, ठीक है, किसी फाई एंगल पे, ठीक है। अब इसके बाद बीटा कैसे रहने वाला है, यानी ये जो v1 वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये रहने वाली है इज ग्रेटर देन 90, यानी बीटा क्या रहने वाला है, इज ग्रेटर देन 90, यानी v1 इधर की हो जाने वाला है, क्लियर। और v1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो मुझे पता है bf1 देता है, और जो वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी ऑफ व्हील देता है। चेक करिए, Br1 से आप हाई एंगल पे बाहर निकले, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि बीटा 90 डिग्री से बड़ा होने वाला है। यदि बीटा 90 डिग्री से बड़ा होने वाला है तो ये जो वेलोसिटी है हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो इस तरीके से जाएगी, अब ना कि इस तरह, क्योंकि बीटा क्या है, यहाँ तो 90 डिग्री से छोटा है, बीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो इस तरीके से जाने वाली है। जैसे ही बीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो b1 इधर आ गया, और b1 का वर्टिकल कंपोनेंट आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो देता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हील देगा। यही यहाँ पे भी था, वेलोसिटी का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ व्हील देता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी तरीके से खत्म है, पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो में। अब यहाँ पे क्या अंतर आया है कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से बीटा 90 डिग्री होने की वजह से ये पूरा घूम के यहाँ चला गया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया है, घूम के यहाँ आ गया है बस, ठीक है। ये हिस्सा घूम के कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, और बीटा अब 90 डिग्री यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया है, ठीक। अब u1 कहाँ पे होगा, u1 हमेशा कहाँ पे, v1 और u1 पास होने चाहिए, यानी u1 होगा ये, और ये होगा हमारा bw1 इतना। और चेक करिए u1 इज ग्रेटर देन v1 होगा कि नहीं होगा, u1 पूरी लाइन है और ये v1 है, bw1 है, यानी u1 इज ग्रेटर देन bw1 होगा जब भी बीटा 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये इनलेट ट्रायंगल बनेगा, ये आउटलेट ट्रायंगल बनेगा, क्लियर, ठीक है। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो इनलेट ट्रायंगल कैसा रहने वाला है, ऐसा, अल्फा 90 डिग्री पे, और आउटलेट ट्रायंगल में बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आपको एज्यूम करना होगा, यानी इस तरीके से आपके ये दोनों ट्रायंगल बनते हैं सेंट्रीफ्यूगल केस पंप के केस में, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, वर्क ऑन इंपेलर। क्या वर्क डन बाय इंपेलर कहेंगे इस बार, नहीं, हम लोग अब क्या निकालेंगे, वर्क डन ऑन इंपेलर। क्यों, क्योंकि अब आपने वो पंप ऑन किया है। टरबाइन के केस में क्या हो रहा था, वर्क डन बाय रनर, शब्दों में भी अंतर होता है, क्लियर।
तो वर्क डन बाय रनर, वहां पे क्या कर रहा था, रनर वर्क करके दे रहा था। यहाँ पे आपको इंपेलर पे काम करना है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन ऑन इंपेलर। हमने इनलेट डायग्राम गेन कर लिया, हमने आउटलेट डायग्राम गेन कर लिया। ठीक, अब जरा चेक करिए, जब हमने ये बात की थी किसी अलग अलग रेडियस पे यदि कभी बात की थी, ठीक, इम्पैक्ट ऑफ जेट में, तो इस केस में जो फोर्स निकालने की बात हुई थी, तो यहाँ पे फोर्स की बात नहीं की थी। मैंने कहा था जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, कहीं पे इंटर करे किसी रेडियस पे, किसी रेडियस पे आपका बाहर जाएगा, तब आपकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या होती है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम गिव्स टॉर्क। तब आपको इस इक्वेशन की तरफ फोकस करना होगा। ठीक है, इस पे बात करनी थी। तो मैंने कहा कि मास फ्लो रेट तो क्या रहने वाला, कांस्टेंट मान के चलिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जितना वॉल्यूम इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा, यानी मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम, यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। ठीक, और मैंने कहा था कि कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ही हमेशा क्या प्रोवाइड करता है मुझे, जो वेलोसिटी और फील्ड वाला कंपोनेंट है वही फोर्स में पार्टिसिपेट करता है। यानी मुझे यदि इनलेट पे बात करूं तो m डॉट बी डब्ल्यू इंटू आर, आर रेडियस पे है, ठीक है, माइनस यदि आउटलेट पे बात करेंगे तो BW1 यानी ये वाला कंपोनेंट इंटू R1। ये क्या देने वाला है आपको, टॉर्क देने वाला है, टॉर्क। ठीक है, अब लेकिन इस केस में जरा देखिए, BW1 अल्फा बराबर क्या है, 90 डिग्री आपने कर रखा है, तो BW1 तो आपका जीरो ही है। तो जैसे ये जीरो है तो टॉर्क को आपको सिर्फ क्या मिलने वाला, माइनस के m डॉट BW1 R1, ये मिलने वाला है। BW जीरो है क्योंकि अल्फा 90 डिग्री पे आपने कर रखा है, पूरा का पूरा फ्लो कैसा है, रेडियली है। ठीक, तो ये टॉर्क मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपको ये टॉर्क मिला तो मुझे पावर या वर्क डन भी मिल जाएगी, पावर या वर्क डन, वर्क डन, पावर या वर्क डन बाय पंप, सॉरी, पावर या वर्क डन पर सेकेंड ऑन पंप, पंप में किया गया काम। तो P बराबर मुझे पता है T इंटू ओमेगा करना है, ठीक है, और T इंटू ओमेगा करना था तो T इंटू ओमेगा करिए, तो T क्या है आपके पास, माइनस m डॉट BW_R1 इंटू ओमेगा है, और ये ओमेगा R1 क्या बनने वाला है, माइनस के m डॉट ये R ओमेगा, सिंपली क्या बन जाएगा, R1 ओमेगा, ये U1 बन जाएगा, क्या U1 बराबर R1 ओमेगा। यहाँ पे इस वेलोसिटी, वेन वेलोसिटी क्या है, U1 ही तो है, और ये R1 है, और यदि ओमेगा से ये रोटेट कर रही है। क्लियर, तो ये बनेगा। ठीक, यदि आपने यहाँ पे अल्फा को 90 नहीं माना होता तो आपको पता है कि आपने क्या किया था, टॉर्क आपके तब उस केस में क्या बना था, m BWR माइनस m डॉट BW1 R1। ठीक है, और यहाँ पे आपने यदि ओमेगा से मल्टीप्लाई किया होता तो m डॉट, और ये r ओमेगा बनता तो BWU माइनस m BW1 U1 बन रहा होता, ये बना हुआ था। लेकिन आपने यहाँ पे BWU क्या है, BW जीरो है, इसी वजह से क्या हुआ है, आपका टॉर्क सिर्फ क्या बन के आया है, T बराबर माइनस के m डॉट BWU। ठीक है, सॉरी, पावर क्या है ये, वर्क डन पर सेकेंड यानी पावर। इतनी पावर आपको देनी पड़ेगी पंप को। क्यों पता चल रहा है देनी पड़ेगी, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि वर्क डन ऑन पंप, वर्क डन ऑन पंप, यानी आपको पंप पे काम करना पड़ेगा तब आपका काम होगा। ठीक है, ये चीज वहां पे कैसी आ रही, टरबाइन के केस में पॉजिटिव आ रही थी क्योंकि टरबाइन का रनर काम कर रहा था, यहाँ पे इंपेलर पे आपको काम करना है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, वर्क डन ऑन पंप, किस तरीके से आपको इंपेलर पे कितना काम करना है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। ठीक है, कितना आपको काम करना है इस बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आ गया,
अब क्या मतलब है, ठीक है, जैसे ही आपकी पावर आई आपके पास, क्या आई, एम बी डब्ल्यू यू वन, BW1 सॉरी, ठीक है, क्लियर, ये आ गई आपकी पावर। निगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है, निगेटिव साइन सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करने वाले हैं, आपको काम करना पड़ेगा, इस बार काम आपको मिलने वाला नहीं है। निगेटिव साइन तो सिंपली ये बताने के लिए आया है, ठीक, पावर आ गई। अब जरा इस पावर को यदि P बराबर में और क्या जानता हूं, किसी भी एनर्जी को mgh की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हमारी एनर्जी ही तो है, एक तरीके की वर्क डन पर सेकंड यानी पावर यानी एक तरीके की एनर्जी mgh यदि मैं लिखूं और इसमें यदि मैं वेट से डिवाइड कर दूं, ठीक, तो ये क्या जो बचता है वो क्या बन जाता है, हेड बन जाता है। जरा यहाँ पे भी देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि पावर आपको ये पावर पर यूनिट वेट कर दीजिए, पर यूनिट वेट कर दीजिए, यानी m डॉट BW1 U1 में यदि मैं mg से डिवाइड कर दूं तो m से m कट जाएगा, यानी ये जो आया BW1 U1 और अपॉन g, पावर पर यूनिट वेट जो आई, ये एक तरीके की किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक तरीके का आपका हेड में कन्वर्ट होती है, यानी ये आपका हेड है डेवलप्ड बाय द इंपेलर, यानी इतना हेड डेवलप्ड बाय द इंपेलर होगा, इतना हेड डेवलप्ड बाय द इंपेलर, यानी वर्क डन पर यूनिट वेट आपको क्या देने वाला है, हेड डेवलप्ड बाय द रनर प्रोवाइड कर देता है। क्लियर, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि आपने पावर निकालनी सीख ली, पर यूनिट वेट पावर भी आपने देख ली कि BW1 U1 G हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं हेड के बारे में, कौन कौन से हेड होते हैं। जिस तरीके से आपने टरबाइन में बात की थी, टरबाइन में क्या था, आपके पास एक ग्रॉस हेड था, फिर आपके पास एक इफेक्टिव हेड था, उसी तरीके से इसमें भी बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने तरीके के हेड आपके काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं वेरियस हेड्स की, कौन कौन से हेड्स होते हैं हमारे पास जिनके बारे में हमें जानना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है बीच में, ठीक, ये उसकी क्या है, सक्शन पाइपलाइन है और ये डिलीवरी पाइपलाइन है जो कहाँ पे, किसी जगह पे वाटर क्या करेगी, डिस्पोज करने वाली है, ठीक है। अब जरा चेक करिए, ये मेरा सक्शन पाइपलाइन है जो क्या है, वाटर में संबल्ड है, ठीक। यहाँ पे ये वाटर की सबसे अपर लेयर है, क्या है, ये वाटर की अपर लेयर है, जिसे मैंने डाटम मान लिया, क्या मान लिया, इसे डाटम मान लिया है। मुझे यहाँ से लिक्विड उठा करके कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचाना है, यही तो है। यहाँ से आपको लिक्विड इस सरफेस से इस यहाँ की इस सरफेस तक पहुंचाना है, यहाँ पे आपका लिक्विड जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ से ये इतना जो हेड है इसे हम कहते हैं HS, यानी ये मेरा क्या है, सक्शन हेड है। वो लिक्विड इंटर कहाँ पे करेगा, इंपेलर पे, यानी आपके सेंटर पे, टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेंटर पे। तो सेंटर लाइन से जो इस वाटर की, जहां पे हमारा संप है, जहां पे रिजर्वायर है, जहां से वाटर हमें लेना है, उसकी अपर लेयर से जो ये डिस्टेंस होती है, वर्टिकल हाइट होती है, इसे हम कहते हैं सिंपली सक्शन हेड। क्या कहते हैं, सक्शन हेड। ये क्या है, मेरा सक्शन है, आपको इतना सक्शन करना पड़ेगा। वहीं यदि सेंटर लाइन से आपको वाटर कहां पे छोड़ना है, आपके टैंक की अपर लेयर पे, यानी यहां पे आपको वाटर छोड़ना है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन टू अपर लेयर ऑफ द डिलीवरी टैंक, ये सिंपली क्या बन जाएगी, ये मेरी बन जाएगी डिलीवरी हेड। क्या है ये, मेरा डिलीवरी हेड है। यानी यदि आपके पंप को काम करना है तो पंप को कितना हेड जनरेट करना पड़ेगा, इतना हेड जनरेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कैपिटल HS, कम से कम इतना हेड आपके पंप को जनरेट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्टैटिक हेड। चेक करिए, आपको यहां से लिक्विड यहां तक उठा के फेंकना है, यानी पंप को आपको कितना, इतना HS हेड जनरेट करना पड़ेगा। यानी जो HS है ये HS प्लस HD, यानी सक्शन हेड और डिलीवरी हेड दोनों के सम के बराबर होगा। यानी इतना हेड आपको जनरेट करना चाहिए, आपको कम से कम इतना हेड, मैंने कहा कम से कम आपको इतना हेड तो जनरेट करना ही है, पर ये कम से कम हेड है। क्या है ये, स्टैटिक हेड है, ये कम से कम हेड है। क्यों, क्योंकि जब लिक्विड इस
पाइपलाइन से फ्लो करेगा, जब लिक्विड इस पाइपलाइन से इंटर करके फ्लो करेगा तो यहां पे एक तरीके का क्या होगा, हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। मान लीजिए इस सक्शन पाइपलाइन में क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होने वाला है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, चाहे माइनर लॉसेस भी इसी में कंसीडर कर लीजिए, एंट्री एग्जिट ये सब, यानी एक तरीके का आपको कम से कम कितना HS प्लस HD आपके पंप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना यहां से लिक्विड यहां पे उठा के फेंकना है, यानी कम से कम इतना हेड जनरेट करना चाहिए था, यानी स्टैटिक हेड जनरेट करने की कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन चेक करिए ये क्या है आपका, ये आपका HFS है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी सक्शन पाइप में आपका इतना हेड जनरेट होने वाला है, इतना हेड लॉस। क्लियर। वहीं पे बात करते हैं कि वहीं पे यदि यहां पे चेक करिए आप, आपके डिलीवरी पाइप में से भी तो फ्लो होने वाला है, तो यहां पे भी एक तरीके का लॉस एकर करेगा, यानी डिलीवरी पाइप में भी ये भी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होने वाला, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्या मान सकते हैं, ये डिलीवरी पाइप में है और ये मेरा कहां पे है, सक्शन साइड में है। ठीक है, कम से कम आपको ये समझिए कि आप मान लीजिए 10 मीटर की हाइट ये थी और 10 मीटर की आपको यहाँ पे हाइट थी, यानी आपने डिजाइन किया पंप 20 मीटर के लिए, आपने पंप सिर्फ 20 मीटर के लिए डिजाइन किया, यानी स्टैटिक हेड आपका क्या है 10 प्लस 20 मीटर के लिए डिजाइन किया। लेकिन मान लीजिए यहाँ 2 मीटर का हेड लॉस इसने अगर करा दिया, 2 मीटर का हेड लॉस यहाँ पे अगर कर गया, और साथ में यहाँ पे भी तो कुछ लॉसेस अगर करते हैं, तो यदि मान लीजिए इंपेलर में भी लॉस हुआ, HLIR का इंपेलर लॉस हो जाए, क्या हो जाए, इंपेलर लॉस हो गया, और या फिर केसिंग में भी तो टकराने की वजह से कुछ ना कुछ लॉस होगा, मान लीजिए केसिंग लॉस हो गया। ठीक, तो आपने तो डिजाइन किया 20 मीटर के लिए, पर आपको क्या पता है कि 1 मीटर ये भी मान लीजिए, 1 मीटर ये मान लीजिए। यदि आपने धोखे से केवल ये सक्शन हाई से हेड और डिलीवरी हेड समझ करके आपने धोखे से पंप खरीद लिया कि भाई मुझे 20 मीटर पे ही तो वाटर ले जाना है, तो आपका पानी वहां पे नहीं पहुंचने वाला। क्यों? क्योंकि 2 मीटर का हेड ये खा जाएगा, 2 मीटर का हेड ये लॉस होने वाला है, ये 1 मीटर का ये होने वाला है, 1 मीटर का ये होने वाला है। ये अप्रॉक्सीमेट डाटा मतलब कंसीडर किया गया, ठीक है, रफली माना है। तो 2 2 4 2 6 यानी 6 मीटर का हेड लॉस हो जाएगा। यानी आपके पास यदि पंप में सिर्फ 20 मीटर की हेड जनरेशन कैपेसिटी थी और उसमें से 6 मीटर लॉस हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका ये पंप जो 20 मीटर का है हेड जनरेट करने वाला, स्टैटिक हेड जनरेशन कैपेसिटी यदि 20 मीटर की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे वाटर, सिर्फ 14 मीटर पे ही वाटर पहुंचा पाएगा। क्लियर? तो आपको स्टैटिक हेड देख करके पंप नहीं खरीदना है, आपको इन सारे इफेक्ट्स को कंसीडर करके पंप खरीदना पड़ेगा। यानी एक और हेड की जरूरत पड़ी जिसे हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। क्या कहते हैं? मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, मैनोमेट्रिक हेड यानी HM की बात करनी पड़ेगी। ठीक, HM, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आपको स्टैटिक हेड पे काम नहीं करना है, आपको इन लॉसेस को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन लॉसेस को भी कंसीडर करके चलना है। क्लियर? अब जरा देखते हैं कैसे इन लॉसेस को कंसीडर किया जाए। मुझे पता है क्या क्या पूरी की पूरी एनर्जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूरी की पूरी एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं। आपका पंप यहाँ पे इंपेलर वर्क कर रहा होगा, जो क्या है VW1 U1/G। क्या है ये? VW1 U1/G। ये क्या है? ये आपका इंपेलर हेड है जो इंपेलर ने जनरेट किया। यानी आपका यदि पंप है, आपने पंप ले रखा है, तो वो कितना हेड जनरेट करने वाला? टोटल इतना। ठीक, टोटल हेड कितना जनरेट करेगा?
आपका इंपेलर यानी ये, ठीक, ये हेड कभी भी 20 मीटर यानी स्टैटिक हेड के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हेड इनको भी कंसीडर करना चाहिए, यानी इस हेड से यदि आपने ये सारे लॉसेस घटा रखे हैं, यानी एचएस, यानी ये सॉरी लॉसेस इन पंप, यानी लॉसेस इन पंप, यदि ये पूरे लॉसेस घटा दे तो जो हेड बचेगा वो आपका कहलाता है मैनोमेट्रिक हेड। यानी ये हेड आपका यदि ये 20 मीटर हुआ, यानी इंपेलर आपका ये कितना होना चाहिए, लॉसेस इन पंप कितने हैं आपकी 6, यानी निश्चित तौर पे ये BW1U1 ये आपका कितना होना चाहिए 26 माइनस 6 करेंगे तब आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 20 मीटर हेड की जरूरत है। यदि 20 मीटर की हेड की जरूरत है तो आपका इंपेलर जो हेड जनरेट करे वो 20 मीटर नहीं जनरेट करना चाहिए, वो कितना करना चाहिए, इन सारे लॉसेस को कंसीडर करने के बाद जो हेड जनरेट करे, मतलब इंपेलर हेड में से यदि लॉसेस घटाने के बाद जो हेड जनरेट होता है वो मेरा क्या कहलाता है, मैनोमेट्रिक हेड कहलाता है। और रियल में यही हेड आपको चाहिए होता है, क्लियर, ठीक है। यानी आपके इंपेलर हेड में 26 मीटर की यदि कैपेसिटी होगी, 26 मीटर के हेड जनरेट करने की कैपेसिटी होगी, तब वो इन लॉसेस को भी कंपनसेट करेगा, तब आपको 20 मीटर पे हेड जनरेट करेगा। वहीं यदि आपने ये देख लिया कि आपका इंपेलर हेड सिर्फ 20 मीटर यानी आपकी स्टैटिक हेड को ही यदि कंप्लीट करेगा तो वो नहीं कर सकता, फिर वो यहाँ पे 14 मीटर पे ही आपको वाटर सप्लाई कर पाएगा, 20 मीटर पे नहीं, क्लियर, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनोमेट्रिक हेड क्या है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कैसी है मैंने रफली ली है, ठीक है, कोई रियल वैल्यूज से मतलब नहीं है इनका, ठीक है, क्लियर। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक हेड में, ठीक। तो स्टैटिक हेड क्या बताता है, स्टैटिक हेड सिंपली वो वर्टिकल डिस्टेंस बताता है जो आपके संप की अपर लेयर से आपकी डिलीवरी टैंक की अपर लेयर के बीच की डिस्टेंस है। स्टैटिक हेड क्या है, जो आपके संप या रिजर्वायर की अपर लेयर से आपकी डिलीवरी टैंक की अपर लेयर के बीच की डिस्टेंस है, सिर्फ उसको बताने का काम करता है कौन, ये स्टैटिक हेड। जबकि रियल हेड कौन सा होता है आपका, मैनोमेट्रिक हेड होता है, जो कि ये बताता है कि आप भाई लॉसेस भी कंसीडर करिए, पंप में कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको लॉसेस भी कंसीडर करने हैं, तो जो हेड जनरेट होगा वो होगा आपका मैनोमेट्रिक हेड, ठीक। रियल हेड कौन सा होगा, मैनोमेट्रिक, क्योंकि आपने यहां पे लॉसेस को कंसीडर किया है, ठीक है। यदि आपका इंपेलर हेड यानी BW1U1G यदि आपने स्टैटिक हेड के बराबर रख दिया तो निश्चित तौर पे आपके जो ये लॉसेस होंगे आपके रियल हेड तक आपको जाने ही नहीं देंगे, क्लियर। इसलिए ध्यान रखना है कि मैनोमेट्रिक हेड ही हमारा क्या हो जाता है, रियल हेड होता है, यानी आपको लॉसेस इन पंप भी कंसीडर करने पड़ेंगे, क्लियर। तो दो तरीके के हेड होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक हेड जो सिंपली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें कहां से कहां तक लिक्विड पहुंचाना है। स्टैटिक हेड का मतलब क्या है कि हमें इस जगह यानी यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे पहुंचाना है, इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सिंपली क्या है, स्टैटिक हेड है। जबकि मैनोमेट्रिक हेड कहता है सिर्फ इतना नहीं पहुंचाना, उसके साथ में आपको इस सक्शन पाइप के लॉस को भी कंसीडर करना है, यहाँ पे भी लॉस होगा उसको भी कंसीडर करना है, इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है, ठीक। इंपेलर लॉस, क्रैशिंग लॉस, ये सारे लॉस को भी कंसीडर करके आपका जो हेड प्राप्त होगा, इफेक्टिव हेड होगा, वो कहलाता है आपका पंप के केस में मैनोमेट्रिक हेड, क्लियर, ठीक है। तो या तो इस तरीके से, या तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक, या फिर आपको एक और तरीका है, ठीक, एचएम को। तो एचएम क्या कहता है, एचएम कहता है कि भाई सारे लॉसेस को कंसीडर करना, या फिर एचएम में और क्या क्या हो सकता है, तो चेक करते हैं। एचएम को और एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, वो उसको कैसे देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको एचएस चाहिए, आपको ये हाइट चाहिए, साथ में ये लॉस होगा, इसको भी ऐड कर लीजिए, यानी आपको ये हेड भी चाहिए, ये लॉस इन हेड, यानी आपको यदि
यहाँ पे 10 मीटर चाहिए था, 2 मीटर के लॉस था, तो HM यदि सेक्शन साइड पे बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 12 मीटर का। ठीक, लॉसेस इन इंपेलर और केसिंग को निगलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, लॉसेस इन पंप मान लीजिए कि ये निगलेक्ट है। कैसे है निगलेक्ट है, सिर्फ हम किनकी कंसीडर कर ले रहे हैं, फ्रिक्शन को, ठीक है, केसिंग और इनको मान लीजिए कि जो हेड लॉस करेंगे वो कम होगा। ठीक, तो आपको एक तो यहाँ पे HS, दूसरा ये HFS भी कंसीडर करना है, तीसरा आपको यहाँ HED कंप्लीट करनी है। ठीक, और साथ में हेड लॉस यहाँ का कंसीडर कर लीजिए, यानी मैनोमेट्रिक हेड क्या हो जाएगा, ये भी कंसीडर कर दिया, यहाँ का लॉस कंसीडर कर दिया, ये कंसीडर कर दिया, यहाँ का लॉस कंसीडर कर दिया। ठीक, साथ में चेक करिए जब यहां से वेलोसिटी, ये लिक्विड यहाँ पे गिर रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक, कुछ ना कुछ क्या होगी, V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, जो इंपेलर से इसके किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे गई होगी वो एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी इसके पास, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हेड भी क्या होगा यहाँ पे होगा। यानी ये है वो टोटल हेड, ये है वो टोटल हेड जो जनरेट करना है आपको। यानी आपको सक्शन हेड जनरेट करना है, आपको सक्शन में जो आपका फ्रिक्शन लॉस होगा वो जनरेट करना है, आपको HED जनरेट करनी है, आपको इस जो लॉस जनरेट करना है ये, और जो V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ पे टैंक में पहुंचेगी जिस वेलोसिटी से वो भी तो होगी। यानी इतना टोटल आपको जनरेट करना है, इसी को आप कहते हैं कि आपका ये क्या है, मैनोमेट्रिक हेड है। इसी को मैं सिंपली इसके बराबर भी लिख सकता हूं, BW1 U1/G माइनस लॉसेस इन पंप कह सकते हैं। ठीक, ये है हमारा मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, यानी टोटल हेड जो आपको जनरेट करना है, आपको जनरेट करना सिर्फ HS प्लस HED नहीं है, आपको स्टैटिक हेड नहीं जनरेट करना, आपको मैनोमेट्रिक हेड जनरेट करना है। यानी आपको HS भी जनरेट करना पड़ेगा, ये भी जनरेट करना पड़ेगा, यदि डिस्चार्ज हेड जनरेट करना है तो उसका लॉस भी जनरेट करना, साथ में आपको ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी। यानी इन सब का यदि समेशन कर दें तो आपको मैनोमेट्रिक हेड बन जाएगा। ठीक, या फिर आपने इंपेलर में कितना काम किया है ये टोटल हेड जनरेट करना है, और उसमें से यदि आप लॉसेस इन पंप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका मैनोमेट्रिक हेड बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप दो तरीके के हेड जान जाएंगे, एक स्टैटिक हेड होता है, एक मैनोमेट्रिक हेड होता है। क्लियर? ठीक है, तो देख लीजिए, ये एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ कह रहा है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया ऑफ इंपेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर 200 mm and 400 mm respectively। ठीक है, the pump is running at 1200 rpm, यानी आपको n दे रखा है। the vane angle of inlet and outlet 20 डिग्री and 30 डिग्री respectively दे रखा है। ठीक है, और क्या बता रखा है, वाटर इंटर एट इम्पेलर्स रेडियली, यानी आपको क्या बता रखा है, अल्फा 90 डिग्री बता रखा है, और बता रखा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी BF बराबर BF1 बता रखा है। यानी अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम है तो निश्चित तौर पे वो भी वाटर कैसा है, इंपेलर पे रेडियली, यानी आपकी V वेलोसिटी कैसी होने वाली है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, BF के बराबर होने वाला है, ये 90 डिग्री होने वाला है, और ये आपका U बनने वाला है, और ये आपका BR बनने वाला है, और एंगल एट इनलेट आपको 20 डिग्री दिया गया है। क्लियर? फिर इसके बाद बात करते हैं एग्जिट पे, तो एग्जिट पे आपका ट्रायंगल ऐसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक, ये बनेगा आपका BR1, ये किसी एंगल कितने 30 दे रखा है। ठीक, ये एंगल आपका बीटा होगा। ठीक, ये आपका B1 होने वाला है, ये BF1, और BF1 बराबर B, ये आपको गिवन है। ठीक, और साथ में ये बन जाएगा आपका BW1, और ये बन जाएगा आपका U1 टोटल। ठीक है, जरा चेक करिए। ठीक, अब आपको क्या पूछा गया है, पावर पर यूनिट वेट, पावर पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट की बात की गई है, यानी आपसे पूछा गया है BW1 U1/G। क्यों? क्योंकि यदि BW वाला कंपोनेंट तो 0 है, यानी क्योंकि अल्फा कैसा है 90 डिग्री पे है। ठीक, तो BW वाला कंपोनेंट है ही नहीं, यानी पावर सिंपली ये बनने वाली है। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, एक तो BW1 चाहिए, दूसरा U1 चाहिए, और ठीक है, तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे उसने डाया D1 और D2 दे रखे हैं। क्या दे रखा है,
D1 यानी 200 इंटू 10⁻³ और D2 दे रखा है यानी डाया दे रखे हैं D और D1 मान लीजिए, ठीक, D और D1 400 इंटू 10⁻³। ठीक, तो सबसे पहले U बराबर पाई DN/60 अप्लाई कर दीजिएगा और U1 बराबर पाई D1 N/60 अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, यहां से आपको U और U1 मिल जाएगा। D आपको पता चल है, D1 आपको पता है, N आपको दे रखी है। ठीक, तो U और U1 मिल गया। जैसे ही आपको U और U1 मिलेगा यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिल जाएगा। ठीक, सिंपली क्या कर देंगे, tan 20 बराबर BF अपॉन, यहां से tan 20 बराबर लंब बटे आधार यानी BF अपॉन U। ठीक है, जैसे ही आपको यहां से BF मिलेगा यानी आपको यहां पे BF1 मिल गया। ठीक है, ये BF1 आपको मिल चुका है। ठीक, आपने U1 यहां पे गेन कर रखा है। ठीक, U1 गेन कर रखा है और ये BF1 गेन कर रखा है। क्लियर? ठीक, तो जैसे ही आपको ये गेन हुआ, ठीक, तो यहां पे आपने जैसे U1 गेन किया तो ये पूरा U1 है और ये कितना है, ये BW1 है, यानी ये क्या हो जाएगा, BW1 माइनस U1 हो जाएगा। क्या चेक करिए, BW1 माइनस U1 हो जाएगा। एंगल आपको पता है, BF आपको पता है, यानी ये वैल्यू यहां से आप जब निकालेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी आप करेंगे BF1 या इसी को कह दीजिए BF, ठीक, अपॉन BW1 माइनस U1। यहां पे चेक करिए आपको क्या क्या पता है, BF1 या BF यहां से पता चल चुका है। ठीक, यहां से, और U1 आपको पता है, एंगल आपको पता है, यहां से आपको BW1 भी मिल जाएगा। और आपको चाहिए क्या, BW1 ही तो चाहिए, BW1 चाहिए और U1 चाहिए, दोनों आपको कैलकुलेट हो चुके हैं। जैसे ही BW1 और U1 निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। क्लियर? तो क्या करना है, सबसे पहले U1 निकालिएगा। ठीक, जैसे ही आपको U मिलेगा यहां से tan 20 बराबर BF अपॉन U का लंब बटे आधार लगा दीजिए, लंब बटे आधार। ठीक, यहां से आपको BF मिल जाएगा। जैसे ही BF मिल जाएगा, BF1 बराबर BF, ये यहां से, तो ये BF मिल चुका है। ठीक, और यहाँ पे आपको U1 पता ही है, तो ये हिस्सा आपको BW1 माइनस U1 बनेगा। तो यहाँ पे tan 30 बराबर लंब बटे आधार लगा दीजिए। ठीक, जहां से आपको BW1 मिल जाएगा। अब आपको पावर चाहिए तो BW1 पता है यहां से और U1 यहां से पता है, G आपको पता है, आपको पावर पर यूनिट वेट मिल जाएगी। क्लियर? इस तरीके से आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं, पावर या वर्क डन ऑन इम्पेलर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।